हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैकेनिकल के विद्यार्थी हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जो आप लोगों का 19 तारीख को पेपर है, तो ये जो पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में के माध्यम से शेयर करूँगा। और सब्जेक्ट है दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, थर्ड सेम के रिमेनिंग जो भी आपके सब्जेक्ट थे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और मैकेनिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों फाइनल ईयर के भी मैंने 4 सब्जेक्ट के बना दिए हैं और सेकेंड ईयर यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर है उसके भी मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियो बना दी। अब दोस्तों आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना किस तरीके से है ये सब मैंने बता दिया है। फिर भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में पूछते प्लेलिस्ट में कैसे जाएं। आप लोग पॉलिटेक्निक के मतलब टेक्निकल स्टूडेंट, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो मैं चाहता हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे। तो आप लोग एक काम ज़रूर करें। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो पढ़ेगा उसी का पेपर निकलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो थर्ड सेम के विद्यार्थी हैं BEE के, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो भी अन्य ब्रांच के विद्यार्थी हैं आप अपने पेपर और डेट ज़रूर डालें। यदि मेरे पास टाइम होगा तो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, निम्नलिखित के लॉ लिखना है। तो पहला ओम्स का क्या लॉ है, 2-3 लाइन में जो भी है, अगर इक्वेशन है फार्मूला है तो वो भी आप ज़रूर लगें। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, तो ये 3 लॉ आपको लिखना है। और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यदि आपसे बनती है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फंडामेंटल ऑफ DC सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, इनमें आप लोग छोटी छोटी टिप्पणी लिख लें मतलब। और यदि घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आता है तो आप जो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है वो आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों ये पिछली बार पेपर में भी आया था, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू और फॉर्म फैक्टर और इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक फैक्टर। तो ये आप लोग इनको लिख लें अच्छे से, ये परिभाषित किस तरीके से करना है इसको। अब ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर फैक्टर, पुअर पावर फैक्टर के कारण एवं प्रभाव को लिखिए। ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में आ चुका है। और इसके इम्प्रूव करने के कौन कौन सी विधियां हैं। इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर, तो ये पावर फैक्टर, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज और बी वोल्टेज फेज इन स्टार कनेक्टेड लोड एंड डेल्टा कनेक्टेड। तो ये दोस्तों डेल्टा कनेक्टेड लोड में आप लोगों को ये जो रिलेशन है वोल्टेज ये जो वोल्टेज लाइन का और ये वोल्टेज फेज का, तो ये आप लोगों को करना है। और यहाँ लिखा है कैलकुलेट द लाइन वोल्टेज VL इफ द बी फेज और 240 वोल्ट इन केस यदि पहले यहाँ पे कैलकुलेट द जो लाइन वोल्टेज है इफ द जो वोल्टेज फेज इज़ 240 वोल्ट। अब पहला केस में क्या है, लोड स्टार कनेक्शन में है, स्टार कनेक्टेड, और दूसरे में लोड डेल्टा कनेक्टेड है। तो ये आप लोगों को लाइन वोल्टेज कैलकुलेट किस तरीके से करना है ये आप लोगों को एग्ज़ाम में आ सकता है और पिछले पेपर में भी आया है।
यहाँ दोस्तों मैंने उसी को हिंदी में भी लिख दिया है। हिंदी मीडियम के लिए स्टार संयोजित भार एवं डेल्टा संयोजित भार के लिए VL और B पाथ के मध्य संबंध लिखिए और लाइन वोल्टेज की गणना कीजिए। और V फेज 240 वोल्ट है तथा स्टार भार संयोजित है और दूसरे में भार जो है डेल्टा संयोजित है। अब नेक्स्ट इनमें दोस्तों आपको परिभाषित करना है जितने भी लॉ हैं दोस्तों, उनमें से निश्चित ही आएंगे आपके फैराडेज का लॉ है, लेंज लॉ है और फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल क्या होता है और कैसे DC मोटर का रोटर घूमता है, ये आपको इसका आंसर लिखना है। यदि कोई आंसर आपसे नहीं बन रहा है तो आप गूगल में जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा आप लिख देंगे तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब DC मशीन्स की बनावट के आधार पर उसका वर्गीकरण करना है। DC मोटर को स्टार्टर के द्वारा प्रारंभ करना क्यों ज़रूरी है और 3 पॉइंट स्टार्टर के चित्र बनाकर समझाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों DC जनरेटर के प्रकार और वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। तो DC मोटर है, DC जनरेटर है एक पूरे यूनिट में, तो आपको ये करना है DC मोटर के प्रकार और वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन भी लिखना है। तो ये आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर एक अलग ही एक छोटी सी कॉपी में या रजिस्टर में आप लिख लें तो आप लोगों को आसानी होगी। यहाँ निम्नलिखित को आपको समझाना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये 4 को आपको करना है दोस्तों। इसको आप चाहो तो 8-9 लाइन में आप इसका वर्णन या समझाना है आपको। अब यहाँ एक चीज़ और है ट्रांसफार्मर में, यदि आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कभी कभी आ जाता है तो ट्रांसफार्मर पर आप ज़रूर सवाल कर लें। ट्रांसफार्मर की दक्षता को परिभाषित कीजिए और इसमें होने वाले विभिन्न लॉसेस को आपको समझाना है। अब अर्थिंग की क्यों आवश्यकता होती है, ये अर्थिंग वाला ज़रूर कर लें और बहुत सिंपल आंसर है क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है अर्थिंग का, तो वो उसमें से 6 नंबर का ज़रूर आएगा दोस्तों। और ये सारी चीज़ें मैंने अधिकांश एक्सटर्नल ही बनाई है क्योंकि कुछ विद्यार्थी ने लिखा भी था कि सर एक्सटर्नल जो है थ्योरी में से ही आ रहा है, इंटरनल वाले में से नहीं पूछा जा रहा है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ये भी कर लेना आप लोग। निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। मूविंग कॉइल एंड मूविंग कॉइल टाइप, मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल टाइप। और इसमें एमीटर है और वोल्ट मीटर, फिर वाट मीटर और एक लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, मीटर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। तो इन पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स आधा पेज का बना लें या 6-7 लाइन जितना आपको बन रहा है उसको फिर आप जब एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के, यदि आपका 2 नंबर का 3 नंबर का है तो आप 6-7 लाइन लिख दें, अगर 6 नंबर का है तो इसी को आप घुमा फिरा के या आप इक्वेशन के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से यदि आपने सीखा है तो आप उसको बढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को समझाना है। सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन डायोड, जेंडर डायोड, PNP और NPN ट्रांजिस्टर, सिंगल फेज, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इनके जो डायग्राम होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है, फुल वेव, तो ये बहुत सिंपल से हैं, तो ये आप लोगों को सीखना है। अब दोस्तों देख लेते हैं इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है और इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, शॉक ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन और एक जो मैंने वो अर्थिंग वाला बोला है, तो ये 2 क्वेश्चन में से हो सकता है दोनों ही आ जाए या हो सकता है 6 नंबर का ये वाला आ जाए। इलेक्ट्रिक करंट को मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा है लास्ट चैप्टर, इसे आप अच्छे से पढ़ लें और आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर लाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।